अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड में हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड लेंथ की, डाइपोल मोमेंट की और आयोनिक करैक्टर। डाइपोल मोमेंट एंड आयोनिक करैक्टर का टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड एनर्जी से। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी। इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। क्योंकि बॉन्ड क्या है, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड एटम और आयन टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हम कहते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स या आयंस को आपस में अटैच रखेगी। बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction which holds atoms or ions together, इसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बनेगी, एनर्जी इज रिलीज्ड। इसके अपोजिट जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें ब्रेक करना होगी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स। हमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसके अपोजिट अट्रैक्टिव फोर्स बनने पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी हम किसे कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज एनर्जी रिलीज्ड, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल of bonds of particular type broken are formed, energy released are formed, is the energy released. Bond energy is the energy released when 1 mole of bonds are formed. किसी एक पर्टिकुलर टाइप के 1 मोल बॉन्ड बनने पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। और हम इसके अपोजिट कह सकते हैं एनर्जी एब्सॉर्ब्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर हमारे पास 1 मोल H2 का हो, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो, और इसमें मौजूद तमाम हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 1 मोल ऑफ HH बॉन्ड। इन 1 मोल ऑफ HH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। और हाइड्रोजन के बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए 436 किलो जॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हमें 436 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका मतलब है अगर यहाँ पे कहा जाए कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 HH बॉन्ड, अगर हमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी मालूम करनी है तो हम क्या करें? 436 किलो जॉल पर मोल है, डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टाइम 23 एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये कितने मॉलिक्यूल्स की है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की है। तो एक पार्टिकल के लिए क्या करें? 436 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टाइम 23, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही एनर्जी होगी टू रिलीज व्हेन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, इक्वल होगी, क्योंकि हमने कहा बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। एनर्जी इक्वल होगी, जितनी एनर्जी 1 मोल पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड बनने पे रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी उस पर्टिकुलर टाइप के 1 मोल को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हम 436 किलो जूल है, हम एक बॉन्ड के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कर देंगे। अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन हाइड्रोजन इन बॉन्ड एनर्जी, तो क्या करें, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। एक मोल हाइड्रोजन एटम की, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन चाहिए तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारे पास वो एक HH बॉन्ड की एनर्जी है, उसको हाफ कर दें, वो एक हाइड्रोजन एटम का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स जिन पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। बॉन्ड एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जिन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी। लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, हायर इज द बॉन्ड एनर्जी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जी, तो एक किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी। दूसरा फैक्टर है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। जी स्टूडेंट, तो क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशनशिप होगा? जितना बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होता है उतना ही वीक बॉन्ड होता है, और जितना एक वीक बॉन्ड होगा उतनी ही कम उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। जबकि जितना डिस्टेंस कम होगा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। तो बॉन्ड लेंथ से इसका क्या रिलेशन है? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। लार्जर द बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ, लोअर इज द बॉन्ड एनर्जी। जितना शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी उतनी हायर बॉन्ड एनर्जी होगी। ठीक है, जितना शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी, कम बॉन्ड लेंथ होगी, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की कि हमारे पास बॉन्ड एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, हायर इज द बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, अगर हम इनकी बॉन्ड एनर्जी देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है HF की, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी है HI की। HI इज़ अ वीक बॉन्ड, HF इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग हैलोजन। हाइड्रोजन हैलाइड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF का है। हमारे पास ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? HF, देन HCl, देन HBr और देन HI। रीज़न क्या है? फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इस वजह से क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली हमने कहा बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगी। बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितना शॉर्टर बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी कम है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। तीसरा फैक्टर जिस पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगी वो है साइज ऑफ एटम। जितना लार्ज साइज एटम होगा उतनी ही बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगा, वो एक वीक बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, हायर इज द
बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जितना स्मॉल साइज ऑफ एटम होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। जनरली व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या कहा, बॉन्ड एनर्जी इज the energy required to break one mole of particular type of bond और energy released when one mole of particular type of bond। इसका मतलब है हम कह सकते हैं bond energy is exothermic और endothermic, it depends, ठीक है। अगर हम bond energy मेजर करें bond formation की तो इक्वल होगी, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन एक्सोथर्मिक होगी, और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग से मेजर करेंगे तो एंडोथर्मिक होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स सेम, ठीक है। उसके बाद इसका यूनिट क्या है, किलो जॉल पर मोल में हम मेजर करेंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज किलो जॉल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बॉन्ड लेंथ एंड size of atom. With increase in size of atom decreases, with decrease in electronegativity difference decreases, with increase in bond length it decreases, ठीक है। हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बॉन्ड एनर्जी से रेलिवेंट 1-2 क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद हम बॉन्ड लेंथ पे जाएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वन ऑफ द 4 मॉलिक्यूल दैट रिक्वायर हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा और उसमें हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी हमने सेलेक्ट करनी होगी, तो हम देखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में सबसे पहले क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड मल्टीपल बॉन्ड। हम ये 2 फैक्टर्स देखेंगे। वो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है N2O2CO एंड H2। H2 तो हमारे पास हो नहीं सकता, सिंगल बॉन्ड है। N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, O2 में डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो O2 भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। अब हमारे पास रह गया N2 एंड कार्बन ऑक्सीजन। तो कार्बन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, इसमें एक कार्बन के पास अनशेयर्ड पेयर है, 2 ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड पेयर हैं, और एक कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है। इसकी बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही कम उस चीज़ की रिएक्टिविटी भी होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन का है, N2 मॉलिक्यूल का, और सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो किसकी होगी, नाइट्रोजन की। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक N2 बॉन्ड। इसी तरह बॉन्ड एनर्जी में से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड। किसी भी एक स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इट इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। इसे हम बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं, और इसे हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसका मतलब है हम ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन लेंगे, ठीक है। हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम बॉन्ड एनर्जी को ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। व्हेन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी हम कहते हैं एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन और टू ब्रेक द बॉन्ड,
ठीक है। जबकि सिर्फ जब बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें तो हम उसी एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात ऐड करते हैं, वो ये कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक बॉन्ड, दो एटम के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सपोज करते हैं कि अगर वो 100 किलो जूल है तो डबल बॉन्ड के लिए 200 होगी। नहीं, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है, किसी भी दो एटम के दरमियान जो डबल बॉन्ड बनेगा, इसकी एनर्जी डबल बॉन्ड की सिंगल से डबल नहीं होती, उसके 2 टाइम्स ट्वाइस नहीं होती, बल्कि उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये चीज़ शो करती है कि पाई बॉन्ड इज़ अ वीक बॉन्ड। अगर ये ट्वाइस होती डबल तो इसका मतलब है दोनों बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल थी। और उसके बाद दूसरी चीज़, बॉन्ड एनर्जी हम कैसे मेजर करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड और बाय एक्सरे एनालिसिस। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज़ हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई, ना कि थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। हम बात करेंगे व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ और कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है। हम डिफाइन करते हैं द एवरेज और मीन डिस्टेंस between the nuclei of two covalently bonded atom, two covalently bonded atoms, दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो उनके न्यूक्लियाई का एवरेज डिस्टेंस और मीन डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब यहाँ पे एवरेज और मीन का क्या मतलब, अगर मैं कहता हूँ एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हम ये नहीं कह रहे कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, बल्कि हमने कहा एवरेज डिस्टेंस और मीन डिस्टेंस। तो ऐसा क्यों है, एवरेज और मीन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम? इसकी वजह यह है कि बॉन्ड ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, बॉन्ड कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है और हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं इट इज़ अ एवरेज। उस वाइब्रेशन की वजह से हम एक एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, ना कि वो एग्जैक्ट मेजर्ड डिस्टेंस है जिसे हम बॉन्ड डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस और मीन डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यूनिट्स ऑफ बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या है, जनरली हम एंगस्ट्रॉन में, पिकोमीटर में या नैनोमीटर में इसे मेजर करेंगे, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज और एनी यूनिट ऑफ लेंथ, हम कोई भी लेंथ का यूनिट यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम एंगस्ट्रॉन या पिकोमीटर या नैनोमीटर यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ है आयोनिक कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है? कोवेलेंट रेडियाई किसी भी एटम का मीन डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये मेरे पास क्लोरीन एटम है तो इसका कोवेलेंट रेडियाई है 99, ठीक है। 99 इज द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन और ये पिकोमीटर में है 99 पिकोमीटर। अब मेरे पास अगर Cl का कोवेलेंट रेडियाई 99 पिकोमीटर है तो हम कहते हैं अगर हमारे पास दो सिमिलर एटम्स हों तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ट्वाइस ऑफ पिकोमीटर। और हम कह सकते हैं आयोनिक कोवेलेंट रेडियाई इज हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलरली बॉन्डेड एटम। अगर दो क्लोरीन एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ है 198 पिकोमीटर। तो Cl, एक Cl का कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा, 198/2 और ये होगा 99 पिकोमीटर, ठीक है। तो लेकिन दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कंडीशंस, ऑल मॉलिक्यूल्स। ये सिर्फ जनरली एप्लीकेबल है किस पे, सिमिलर एटम्स पे, अगर हमारे पास सिमिलर एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ ऑल्सो डिपेंड अपॉन
electronegativity difference. Greater the electronegativity difference, shorter is the bond length. जितना ज़्यादा दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही उसकी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे फैक्टर जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम इफेक्ट इट्स बॉन्ड लेंथ। अगर हमारे पास एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, sp हाइब्रिड में कम होगी। एज s करेक्टर इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, और हम कह सकते हैं एज p करेक्टर डिक्रीजेज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी देन sp2 में ज़्यादा होगी देन sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड लेंथ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगी। और इसे मैं कह सकता हूँ मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर कोई एटम मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड अपॉन मल्टीपल बॉन्ड्स। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी साइज ऑफ एटम पे, और हम कह सकते हैं ट्रेंड अलोंग पीरियड्स एंड ग्रुप्स। बॉन्ड लेंथ का पीरियड और ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीजेस। साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस because size of atom increases, electronegativity decreases। तो बॉन्ड लेंथ के हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई, हमें क्या पता चला बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ इज़ द एवरेज और मीन डिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे डायफ्रैक्शन। एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस से हम मेजर करते हैं मेनली, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह से हम इसको मेजर करेंगे। उसके अलावा हमें पता चला इट इज़ द एवरेज और मीन डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। वाई इट इज़ मीन, बिकॉज बॉन्ड इज़ वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली, बॉन्ड में कंटिन्यूसली वाइब्रेशन हो रही है, तो हम उसका मीन डिस्टेंस लेते हैं। हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई, एंड कोवेलेंट रेडियाई of two similar atom is equal to sum of covalent radii of two similar atom is equal to bond length, या half of the bond length is equal to covalent radii of identically bonded atoms। ठीक है, दो identically bonded atom हैं तो हम उसके half of bond length से कोवेलेंट रेडियाई मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होगी। फॉर एग्जांपल F2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, I2 का बॉन्ड जो है वो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। इसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डबल की कम है, ट्रिपल बॉन्ड की उससे कम है। हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगी, sp3 हाइब्रिड है, sp2 है या sp है। sp हाइब्रिड की बॉन्ड लेंथ कम होगी, sp2 की उससे ज़्यादा, sp की सबसे ज़्यादा होगी। उसके अलावा हमने बात की ट्रेंड है इसका, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होगा एटम्स का। जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटम्स की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड बनाने पे कम बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एटम्स अगर बॉन्ड बनाएंगे बॉटम की तरफ जाते जाएं तो उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, और इसकी वजह क्या है, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट की, और मुख्तसरन इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ की पॉइंट्स, कुछ मेन चीज़ें मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज़ डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी की मेजरमेंट है। अगर मैं कहता हूँ HF, हमें मालूम है कोवेलेंट बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म आयंस, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करता कि एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, बट ड्यू टू अनइवन डाइपोल मूवमेंट या पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ पोलर।
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होगा जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी 2 एटम के अराउंड। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी अराउंड 2 एटम्स, देन द बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इट बिकम पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे कम है ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। अब मैंने HF लिखा है, अगर मैं लिखता हूँ HCl तो यहाँ Cl हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। क्या दोनों पे जो पोलैरिटी है उस पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है? जितना पोलर HF है उतना ही HCl है? नहीं, इन दोनों की पोलैरिटी में डिफरेंस है। और उस डिफरेंस को हम मेजर कैसे करेंगे? उसे हम इन टर्म ऑफ डाइपोल मेजर करते हैं। तो डाइपोल इज एक्चुअली द मेजर ऑफ एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी। और हम इसे कैसे मेजर करते हैं, या डाइपोल की हमारे पास डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, एनी चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, जितना इधर पार्शियल पॉजिटिव होगा उतना ही इधर पार्शियल नेगेटिव होगा। तो ये क्या होगा? डाइपोल क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोलर एंड्स और चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, Q इंटू R। ठीक है, इसे हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, एनी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिट चार्जेस, इसे हम डाइपोल मोमेंट कहेंगे। अब डाइपोल मोमेंट के लिए हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं भाई? चार्ज को हम कूलम में लेते हैं और डिस्टेंस मीटर में, तो हमारे पास इसके लिए यूनिट है कूलम्स मीटर। और हम इसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं डिबाई, डिबाई और कूलम्स मीटर में हम इसे मेजर करेंगे। ठीक है, और इसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। अगर हमारे पास, क्योंकि इसमें से हमारे पास कोई कैलकुलेशन न्यूमेरिकल नहीं आना, MCQs का पेपर है तो उसमें से MCQs हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये क्या है? Q इंटू R है। उसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हम इसे एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और फ्रॉम पॉजिटिव पोल टूवर्ड्स द नेगेटिव पोल। अब अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो इसका डाइपोल क्या होगा? चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जी, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नेट डाइपोल इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास नेट क्या होगा? नेट डाइपोल क्या होगा? इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हम डिसाइड करेंगे अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल 0 है, ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर होगा। जैसे कि हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमने डाइपोल मोमेंट लिखा हुआ है इनका डिबाई में, और हमें इससे पता क्या चलता है? असल में डाइपोल मोमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट बॉन्ड एंगल, अबाउट बॉन्ड ज्योमेट्री। हमें ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल की इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि अगर मेरे पास CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 है तो मुझे ये पता चल रहा है कि कार्बन टू ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड तो है, लेकिन ये एक ऐसा पोलर बॉन्ड है जिसमें डाइपोल 0 हो गया। इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में है, मॉलिक्यूल इज लीनियर। इसके डाइपोल की डायरेक्शन या इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से मुझे ये पता चल रहा है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यह ऐसा मॉलिक्यूल एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इसी तरह CS2 इज़ अ लीनियर, CS2 मॉलिक्यूल लीनियर होता है, लेकिन SO2 के लिए हमारे पास 1.64 डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है। इसका मतलब है SO2 इज़ नॉट लीनियर, क्योंकि अगर ये लीनियर होता तो इसके लिए भी डाइपोल हमारे पास 0 होता। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल्स।
इसी तरह ये अमोनिया है, अमोनिया के लिए हमारे पास डाइपोल मोमेंट 1.46 होता है। अब BF3 कैसा मॉलिक्यूल होगा, पोलर या नॉन पोलर? अगर हम BF3 को देखें तो हमारे पास ये इसकी पोलैरिटी की डायरेक्शन है और ओवरऑल ये पोलैरिटी एक दूसरे को कैंसिल करती है, ठीक है। और हमारे पास इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट 0 आता है, 0 डिवाई। तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सिमिलरली CCl4 इज़ अ नॉन पोलर, ठीक है। ये भी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और हाइड्रोजन, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ नॉन पोलर। CH4 मॉलिक्यूल में चूँकि सिमेट्री मौजूद है CCl4 में, CH4 में, BF3 में, तो ये क्या होंगे, ये नॉन पोलर होंगे और इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की हमारे पास वैल्यूज़ होंगी। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट में हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बॉन्डिंग का केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट है? सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। आयोनिक कंपाउंड्स कंटेन आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली covalent compounds are non-polar and due to non-polar nature they are soluble in non-polar solvents, while ionic compound contain cations and anions। ionic compound में क्या चीज़ मौजूद है, कैटाइन और एनाइंस मौजूद हैं, और ये आइंस easily डिसोसिएट होंगे सॉल्वेंट में। तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट होने की वजह से पोलर सॉल्वेंट्स में हाईली सॉल्युबल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट है और एक आयोनिक कंपाउंड है, तो उसके पास कैटाइन है और एनाइन है। वाटर का ये ऑक्सीजन जो कि पार्शियल नेगेटिव है, इट इंटरेक्ट विद पॉजिटिव आइन, और ये हाइड्रोजन नेगेटिव आइन के साथ इंटरेक्ट करेगा और इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी पे बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट है? आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जनरली। अब अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड की, हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ डायरेक्शनल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इज़ अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ रिजिड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड इज़ अ नॉन रिजिड। आयोनिक बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है और उस अट्रैक्शन की वजह से आपस में अटैच है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है और ये एक रिजिड बॉन्ड है। ये आयन कहीं पे भी मूव कर सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन इस कार्बन से दूर नहीं जा सकता, ये मूव नहीं कर सकता। इसकी पोजीशन है एक फिक्स, इसकी एक फिक्स ज्योमेट्री है, एक फिक्स शेप है, ठीक है। ये एक रिजिड बॉन्ड है एंड ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर, ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर, ड्यू टू फिक्स ज्योमेट्री, दे फॉर्म आइसोमेरिज्म। कोवेलेंट बॉन्डिंग में आइसोमेरिज्म होगा, दे शो फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी डिफरेंस किस वजह से है? ड्यू टू कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्डिंग। जनरली आयोनिक बॉन्ड्स में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूँकि स्ट्रॉन्ग होगी, इसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। सो आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे बिकॉज दे कंटेन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। कोवेलेंट बॉन्ड से मॉलिक्यूल आपस में, मॉलिक्यूल के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है ड्यू टू वीक वेंडरवॉल फोर्सेज, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जबकि आयोनिक कंपाउंड में क्या है? एक कैटाइन है
और उसको Cl नेगेटिव आयन, जो नेबरिंग Cl नेगेटिव आयन है जितने भी हैं वो सराउंड कर रहे हैं और सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और टाइटली हेल्ड हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है ड्यू टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, एक आयोनिक कंपाउंड को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, इट डिसोसिएट इनटू आयंस। इस सॉल्यूशन में अब Mg2 पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयंस हैं। जब हम इसमें दूसरा कोई रिएजेंट ऐड करेंगे, ठीक है, हम OH कर लेते हैं, MgOH नेगेटिव आयन है। ठीक है, हम जैसे ही कोई दूसरा रिएजेंट ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये जैसे ही इसमें ऐड होगा इट आल्सो डिसोसिएट इनटू आयंस, और सिर्फ ये अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, बहुत कम एनर्जी इसके लिए चाहिए होगी, क्योंकि पहले ही जो आयोनिक कंपाउंड है वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो चुका होगा। जब हम दूसरा रिएजेंट ऐड करते हैं तो वो सिर्फ डिसोसिएट होने के बाद अपने से अपोजिटली चार्ज आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद एटम्स क्लोज आएंगे, दे ओवरलैप टू फॉर्म अ बॉन्ड, और इसमें टाइम लगेगा, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इस वजह से। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। तो ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, स्पीड ऑफ रिएक्शन इज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज स्लो एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स, और इसे हम कहेंगे काइनेटिक्स। ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो इन कोवेलेंट कंपाउंड देन आयोनिक कंपाउंड्स।